आज इसको थोड़ा पहला क्लास है, इसे थोड़ा सा हम जाएंगे डिटेल, फिर कल से जाएंगे गेस क्वेश्चन में। अच्छा ये बताओ, मैं डायरेक्ट गेस क्वेश्चन में चला जाऊं या कुछ बेसिक बात बताऊं आज? पक्का आपको नीड है बेसिक का? चलो कल से गेस क्वेश्चन। ओके, बेसिक बात क्या, ध्यान सुनना, मेरी बात गौर से सुनना बस। इस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पहले मीनिंग समझो उसका। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखो, इनहेरिटेंस इस चैप्टर में सबसे पहले वर्ड समझो इनहेरिटेंस, और जो मैंने आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया था इसका मीनिंग कब? 5वां चैप्टर में। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। प्रोजेनी माने संतान, माता पिता से बच्चों में कैरेक्टर का जाना ही क्या कहता है? उसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? कहता है कि आखिर इनहेरिटेंस कौन कराया? मेरा पहला क्वेश्चन है, मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस, तो इसका आंसर होगा जीन। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनना सब आदमी। पहला क्वेश्चन मैं दे देता हूं, व्हिच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, व्हिच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हिच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस? मेरा पहला क्वेश्चन। तो आपने जवाब दिया जीन। आंसर क्या हुआ आपका? मैंने झट से आपका क्वेश्चन से, आपके आंसर से क्वेश्चन बना दिया। मैंने बोला व्हाट इज जीन। मैंने अगला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज जीन। देखो भैया, इनहेरिटेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग किस हद तक पढ़ेंगे? अणु लेवल पे पढ़ेंगे। बेसिस माने लेवल, अणु लेवल पे पढ़ेंगे। वो किस अणु के, किस मॉलिक्यूल के मिलने से बना है, उस लेवल पे जाके पढ़ेंगे। अरे सर, इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जीन। माता पिता से बच्चों में जो कैरेक्टर जा रहा है वो कौन ले जा रहा है? वो जीन ले जा रहा है। अच्छा जीन है, जी हां जीन है। तो मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज जीन। इसी के बारे में पूरे चैप्टर में पढ़ना है। जीन के माने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ना है, यही है चैप्टर। तो मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज जीन। तो एक आदमी ने झट से बोला कि जीन इज, इट इज अ पीस ऑफ डीएनए, या इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। इट इज द पीस और सेगमेंट, सेगमेंट माने टुकड़ा या पीस बोलो, ऑफ डीएनए। यानी अगर आप बोलते हो कि सर ये क्या है? क्रोमोजोम। ये क्या है? क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम के अंदर में क्या है? डीएनए। और डीएनए में जानते हो ना कि 2 डंटा होता है, 2 स्ट्रैंड। ये देखो 2 स्ट्रैंड है। और डीएनए का हर टुकड़ा देखो, ये टुकड़ा ये क्या है? जीन। डीएनए का ये टुकड़ा क्या है? जीन। डीएनए का ये टुकड़ा क्या है? जीन। जीन 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 जीन, ये इस प्रकार से जीन है। यस। और ये जीन कहां होता है? अगर आपने कहा कि क्रोमोजोम क्या है, तो क्रोमोजोम, इसका नाम, पूरे का नाम क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम क्या? इट इज द हाउस ऑफ डीएनए। क्रोमोजोम क्या? इट इज द हाउस ऑफ डीएनए। अगला आंसर, क्रोमोजोम क्या है? इट इज द हाउस ऑफ जीन। अरे ये जीन का घर कौन है? क्रोमोजोम। डीएनए का घर कौन है? क्रोमोजोम। अरे जहां डीएनए वही जीन है। अरे जो डीएनए है वही जीन है। डीएनए का हर पार्ट क्या? जीन है। तो जहां जहां डीएनए है तो कहां है? तो क्रोमोजोम में। तो क्रोमोजोम इज द हाउस ऑफ डीएनए, तो क्रोमोजोम इज द हाउस ऑफ जीन। चलो अब अगला, चलो तो हमने पूछा जीन क्या है, आपने झट से कहा है सर जीन, डीएनए का टुकड़ा, डीएनए का टुकड़ा, डीएनए का टुकड़ा, यही तो जीन है, यही तो जीन है। अच्छा, तो इट इज द पीस या सेगमेंट ऑफ डीएनए। मैंने झट से बोला अच्छा बेटा, बड़ा स्मार्टली आंसर दे रहे हो कि डीएनए के टुकड़ा को जीन कहते हैं। मैंने बोला डीएनए क्या है, मैंने झट से बोला। तुम कहोगे सर आप तो बड़ा अजीब करते हैं, मैं जो क्वेश्चन जो जवाब देता हूं उसी से आप क्वेश्चन बना लेते हो। व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज डीएनए। तुम सोचा यार अब तो डी कुमार पूछ रहे हैं व्हाट इज डीएनए, अब क्या बोले। तो डीएनए और आरएनए, डीएनए का चचेरा भाई आरएनए।
तो डीएनए और आरएनए क्या है, इसका जवाब इसके इसके फुल फॉर्म में छुपा है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो। अब देखो इसको छोड़ दो, यहां तक, यहां से यहां तक पढ़ो, क्या लिखा पढ़ो जबान में। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी इसके नाम के अंत में क्या है? न्यूक्लिक एसिड। क्या है बेटा? इसका मतलब डीएनए क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इट इज अ टाइप ऑफ, तो आंसर होगा इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब जैसे ही आपने बोला, बड़ा स्मार्टली जवाब दिया, डीएनए क्या है सर? डीएनए इज द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मैंने बोला बेटा बड़ा स्मार्ट बनता है, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? बोले सर आप अजीब है, हम जो बताए जा रहे हैं आप उससे आंसर, उस आंसर से क्वेश्चन बना लेते हैं, हम भाग जाएंगे। ये व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, व्हाट इज, भाई ऐसे मत बोलो, मत बोलना कोई, वरना मूड खराब हो जाएगा। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? मैंने मेरा अगला क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? बोला यार आपको, आप कौन सी बोलेंगे, कौन सी? सर आप ही बता दीजिए। मैंने झट से बता दिया, न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड क्या है? इट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इट इज द पॉलीमर ऑफ, जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि माला क्या है, ध्यान सुनो, तो इट इज द पॉलीमर ऑफ मोती। मोती 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 मोती, हमने सारे मोती को एक धागा से पिरोते गया, एक लंबा चेन बनाया, उसको बांध दिया, बन गया माला। क्या एक मोती से माला बन सकता है क्या? तो माला क्या है? इट इज द पॉलीमर ऑफ मोती। इट इज द पॉलीमर ऑफ मोती। उसी प्रकार मैं कहता हूं व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? तो इट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इट इज द पॉलीमर ऑफ, आप देखो न्यूक्लियोटाइड फिलहाल हम बनाते हैं, मान लो ये न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारा है, और सबको बॉन्ड बनाओ। ये बॉन्ड चूंकि केमिस्ट्री है तो क्या हुआ? केमिकल बॉन्ड ऐसे करके आप इसको जोड़ते चले गए, तो ये जो लंबा चेन बना, और ये सब गोल गोल क्या है? न्यूक्लियोटाइड। इसी को बोलते हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड को बोलेंगे मोनोमर, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड सट गए तो ये बन गया पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और इसी का नाम है न्यूक्लिक एसिड। यही है आरएनए, यही है डीएनए। अब फिर अगला, आपने जवाब दिया कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने जवाब क्या दिया? इट इज पॉलीमर ऑफ, कि सर यो बहुत न्यूक्लियोटाइड जब मिल गए एक साथ तो हम बन गए न्यूक्लिक एसिड। तो मैंने झट से पूछा, बेटा अगला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज, मैंने पूछा व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड का बड़ा संकट है सर, कहा कहें आज शनिचरा घर, आज भूजा नहीं खाए थे, भूजा खा लेते ना तो पक्का खुदा कसम मेरा शनिचरा घर हो जाए। क्या फंस गया? न्यूक्लियोटाइड क्या है यार? न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो आप ऐसे जवाब देना बेटे, वन न्यूक्लियोटाइड बराबर वन न्यूक्लियोसाइड प्लस वन फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलोगे? वन फॉस्फोरिक एसिड। देखो ध्यान देना, कुछ आदमी थोड़ा सा सस्पिशन में पड़ गया, भाई साहब ये टी है, यहां एस है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है। वन न्यूक्लियोटाइड बराबर वन न्यूक्लियोसाइड प्लस वन फॉस्फोरिक एसिड। जैसे ही एक न्यूक्लियोसाइड में सर एक फॉस्फोरिक एसिड को रिएक्शन कराइएगा, जोड़िएगा, बस अपने क्या बन जाएगा? वन न्यूक्लियोटाइड। टीचर बड़ा खुश हो गया, वाह रे वाह, कहां पढ़ा है? डी कॉमर्स। हमको लग रहा था। अब अगला, अब आपके सामने दो क्वेश्चन मुंह बाय खड़ी है। न्यूक्लियोसाइड क्या है? क्योंकि टीचर की तो आदत तो है, तो उसने क्वेश्चन पूछ दिया हल्का पहला फटाफट, व्हाट इज
व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड। फिलहाल देखो दो क्वेश्चन है, मैं अभी ये पूछ रहा हूं, ये बाकी है, भूलिएगा मत। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड। बोला यार ये कौन चीज हो रहा है, काहे इतना पूछ रहे हैं, इसका आंसर क्या है? तो बोलना 1 न्यूक्लियोसाइड बराबर 1 पेंटोज शुगर, 1 पेंटोज शुगर प्लस 1 नाइट्रोजनस बेस, यही 1 एन बेस, 1 एन बेस। 1 न्यूक्लियोसाइड बराबर 1 पेंटोज शुगर प्लस 1 नाइट्रोजनस बेस। देखो भैया अच्छा हुआ कि आप लोग बोल दिए कि बेसिक पढ़ा दीजिए, वरना अगर बेसिक नहीं पढ़ता ना तो आपका 2 क्वेश्चन मिस हो जाता ऑब्जेक्टिव। 2 तारीख को इस बेसिक से 2 क्वेश्चन आ रहा है ऑब्जेक्टिव, एक तो फिक्स है, एक तो फिक्स ही है, मैं 2 की बात कर रहा हूं 70 क्वेश्चन में से, सुधान जान लेना। 1 न्यूक्लियोसाइड बराबर 1 पेंटोज शुगर प्लस 1 नाइट्रोजनस बेस। एक पेंटोज शुगर में एक नाइट्रोजनस बेस को जोड़ दीजिए, मतलब दोनों को रिएक्शन करा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, एक न्यूक्लियोसाइड। अच्छा ये बताओ, आपने इसका जवाब ऐसे लिखा तो मैं इसका जवाब ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे और करके कि 1 न्यूक्लियोटाइड बराबर 1, क्या इसका मान जो है मैं ये पुट कर दूं, बोलो। अरे इसी का मान है नहीं रे, तो इसके जगह पर मैं ये लिखता हूं, आप बगल में जोड़ दूंगा। चलो तो क्या लिखूंगा, 1 पेंटोज शुगर प्लस 1 एन बेस, एन मतलब नाइट्रोजनस बेस, शॉर्टकट में लिखा हूं, अब प्लस 1 फॉस्फोरिक एसिड। अब सुन लो, यही आपका मेन क्वेश्चन है 2026 के 2 तारीख को, पहला ऑब्जेक्टिव यही रहेगा। ऑब्जेक्टिव आने का चांस, आने का चांस, आने पर कैसे होता है। चलिए 1 न्यूक्लियोटाइड बराबर 1 पेंटोज शुगर प्लस 1 एन बेस प्लस 1 फॉस्फोरिक एसिड। 3 चीज मिला तो एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो गया, 3 चीज मिला तो एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपके सामने क्वेश्चन कितना खड़ा है, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्वेश्चन को यहीं आ गया। अब हमारे सामने 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए और फिर तो बल्ले बल्ले। अब सुनिए, अब मैं आप लोग से जानना चाहूंगा, ये बात जरूर जानिए, कोई पूछ दे 1 न्यूक्लियोसाइड बराबर क्या, तो आपको जवाब क्या देना है, ये 1 पेंटोज शुगर प्लस 1 एन बेस, 1 पेंटोज शुगर प्लस 1 एन बेस, 1 पेंटोज शुगर प्लस 1 एन बेस। और अगर टाइट पूछे तो ये दोनों तो बोलना ही है, एक ये भी जोड़ देना है, 1 पेंटोज शुगर प्लस 1 एन बेस प्लस 1 फॉस्फोरिक एसिड। समाप्त। क्या मैं समझूं कि आप लोग को याद हो गया? अब हमारे पास इतना वक्त नहीं कि मैं खड़ा खड़ा कर एक पूछूं, बस बता दिए काफी है। चलो 1 न्यूक्लियोसाइड बराबर, बिना देखे बोलो, 1 पेंटोज शुगर प्लस 1 एन बेस। फिर से बोलो, 1 न्यूक्लियोसाइड बराबर 1 पेंटोज शुगर प्लस 1 एन बेस। चलो 1 न्यूक्लियोटाइड बराबर 1 पेंटोज शुगर प्लस 1 एन बेस प्लस 1 फॉस्फोरिक एसिड। पक्की बात। अब हमारे पास तीनों क्वेश्चन है, इसमें सबसे छोटा क्वेश्चन कौन है, ये, उसके बाद ये, सबसे बड़ा ये है। तो सबसे पहले चलता हूं, चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज फॉस्फोरिक एसिड, व्हाट इज फॉस्फोरिक एसिड, बस एक लाइन में लिखना है। सरियो, इट इज अ टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है H3PO4। इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ इट इज अ टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड। क्या है ये? ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक एसिड है। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला इज H3PO। और अगर इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहेंगे, P डबल बॉन्ड O, OH इधर, OH इधर, OH,
OH इधर, ये है इसका स्ट्रक्चर। यानी इसके स्ट्रक्चर को देखने के बाद लगा कि एसिड का काम क्या है, प्रोटॉन देना। एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनर। तो एसिड प्रोटॉन देता है, H+ देता है, इसका मतलब H3PO4 कितना प्रोटॉन दे सकता है, 1 2 3। अगर तीनों प्रोटॉन निकल गया तो इस पर क्या होगा, देखो ध्यान से, P डबल बॉन्ड O माइनस, इसका मतलब इसको क्या लिखोगे, P और O कितना है, P 1 2 3 4, इसको लिखेंगे PO4 और 3 माइनस। यानी जब वो तीनों प्रोटॉन दे देगा तो उसका नाम हो जाएगा PO4 3 माइनस। यानी इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड और इसका नाम है फॉस्फेट। और एसिड हमेशा जो है प्रोटॉन छोड़ के ही रहता है। तो H3PO4 बोलो या PO4 बोलो, लगभग बात एक ही हुआ, ऐसे ही पड़ता है। इसीलिए हम फॉस्फोरिक एसिड कहें या फॉस्फेट, लगभग समझना एक ही बात है, लगभग। तो चलिए भैया, फॉस्फोरिक एसिड का ये एक्स्ट्रा बता दिए, इतना नहीं जानना है, ये जानना है कि फॉस्फोरिक एसिड का मतलब H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड का मतलब, बस हो गया, H3PO4 और ऐसे लिखेंगे। अगला एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया इसका, अब इसका बताते हैं तब इस पर। अगला है व्हाट इज पेंटोज शुगर, व्हाट इज पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर का आंसर क्या होगा, सुन लेना। 5 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट को, 5 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट को, मोनोसेक्राइड को क्या कहते हैं हम लोग, पेंटोज कहते हैं। जब आप लोग को 11th में पढ़ाए थे कि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। और जब मोनोसेक्राइड पढ़ा रहे थे तो मैंने बोला कि मिनिमम कार्बन का मान 3 और मैक्सिमम कार्बन का मान 7। 3 कार्बन वाले को बोलते हैं ट्रायोज, 4 कार्बन वाले को बोलते हैं टेट्रोज, 5 कार्बन वाले को पेंटोज, 6 कार्बन वाले को हेक्सोज और 7 वाले को हेप्टोज। ये पढ़ाए थे, थोड़ा हम याद दिला दिए। हमको आज क्या कहना है कि 5 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड को पेंटोज शुगर कहते हैं। तो 5 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स having 5 carbons are called पेंटोज शुगर। देखो भैया, पेंटोज शुगर तो दुनिया में बहुत है, मैं नाम ले रहा हूं। देखो, एक होता है राइबोज, एक होता है डीऑक्सी राइबोज, एक होता है राइबोज का मौसेरा भाई राइबुलोज, एक होता है जाइलोज, एक होता है जाइलुलोज, एक होता है एरेबिनोज। बहुत सारे हैं, उतना नाम क्या गिनती कराऊं, सब है 5 कार्बन वाले, 5 कार्बन वाले पेंटोज शुगर। लेकिन आज मैं आपको पोल खोल दूं कि इसमें से इसकी जो आवश्यकता, क्योंकि आज आप क्या पढ़ रहे हैं, जीन। अरे जीन पढ़ रहे हो मतलब क्या पढ़ रहे हो, डीएनए पढ़ रहे हो मतलब क्या, न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हो, यानी न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड पढ़ रहे हो। और यहां हमको सिर्फ इसकी आवश्यकता है और इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं, बस ये। तो इसका मतलब मिला जुला के आया, कौन कौन पेंटोज शुगर जीन में पाया जाता है। तो आंसर या तो राइबोज यानी न्यूक्लिक एसिड में कहा जाए तो बस राइबोज, ये आरएनए में होगा, ये डीएनए में होगा। क्योंकि देखो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो, इसी पर नाम पड़ा ना। इसमें राइबोज है तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए में क्या, डीऑक्सी राइबोज। तो आज मेरा मतलब इससे है। और भी पोल खोल देता हूं कि इसी राइबोज और ये राइबोज का 2 रूप होता है, सुन लीजिएगा भैया। राइबोज का 2 रूप होता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। इसका भी 2 रूप होता है, एक होता है अल्फा, एक बीटा। जैसे आप लोग को पढ़ाए थे अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, है ना। तो अब तो भाई फिर बात आ गया कि सर इस जीन में न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड में जो पेंटोज शुगर है, वो पेंटोज शुगर कौन है, अल्फा वाला है कि बीटा वाला। तो आंसर आज आपको बता देता हूं, बीटा वाला से। इसका मतलब फिर मिला जुला के आ गया कि हमको मतलब है बीटा राइबोज से और हमको मतलब है बीटा डीऑक्सी राइबोज से, अल्फा डीऑक्सी राइबोज से नहीं, अल्फा राइबोज से नहीं। आ समझ में।
तो चलिए, पेंटोस शुगर कौन कौन? राइबोज और डिऑक्सीराइबोज। कौन कौन पेंटोस शुगर? राइबोज में कौन अल्फा की बीटा? डिऑक्सीराइबोज में कौन अल्फा की बीटा? बस इसी दोनों से मतलब है। तो चलो भैया अब दोनों का बना देते हैं। इससे देखिए, ये बना रहा हूं राइबोज, या यही बना देता हूं। अब हमको मतलब है बस यही दोनों से, इसीलिए मैं एक साइड लिख रहा हूं राइबोज और एक साइड लिख रहा हूं डिऑक्सीराइबोज। और अगर आप लोग जो आदि मेरा क्लास किए होंगे, नेचुरल क्लास जो मेरा था रेगुलर, उसमें मैं इसमें आप लोग का प्रैक्टिस करवाया था। देखो राइबोज कैसे बनता है, राइबोज कैसे बनता है। एक देखिए, इसमें कितने कॉर्नर है? एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, चार, पांच कॉर्नर है। तो देखिए, पांच कॉर्नर में एक कॉर्नर पे क्या है? ऑक्सीजन, और बाकी चार कॉर्नर पर कुछ नहीं है, मतलब कार्बन। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। लेकिन सोचो, इस कार्बन की वैलेंसी आपको कितना नजर आया? 1 और 2। तो इसलिए मैं 2 पूरा दिया, 1 और 2। ये क्या होगा? देखो, इस कार्बन की वैलेंसी कितना दिख रहा है? 1 और 2, इसलिए मैंने 1 इधर और 1 इधर, 4 को पुर गया। इस कार्बन की वैलेंसी कितना? 1 और 2, मैंने ऐसे खींच दिया, 1 और 2 4। इस कार्बन की वैलेंसी कितना? 1 और 2, मैंने 2 लाइन, 1 इधर 1 इधर खींच दिया। आप देखो, इसका नाम लिखना, इस कार्बन का नाम है 1 प्राइम, इसको बोलते हैं प्राइम। देखो ऐसे लिखना, प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, ऐसे। अब देखिए, शुगर में 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, और यहां जो आएगा एक 5 प्राइम। देखते रहिएगा, क्योंकि 5 कार्बन है ना, चूंकि राइबोज में 5 कार्बन है, यहां भी 5 कार्बन है, और आप कह रहे हैं कि 4 एक कॉर्नर है, एक कॉर्नर को ये छीक लिया तो 5वां कार्बन कहां गया? तो यहां आएगा। देखो कैसे, यहां शुरू करो, HOH, HOH एकदम सेम, और यहां कर देना, उसको बढ़ दो, H, और ये OH वहां गया, लेकिन सिर्फ OH अकेले नहीं, यहां पर CH2OH है। देखो आगे ना, 5वां कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5वां कार्बन। अब चलिए, यहां पर क्या होगा? OH ऊपर और H नीचे। अगर इस OH को, सब कुछ पहला कार्बन पर डिपेंड करता है, अगर इस पहला कार्बन पर OH को नीचे कर दीजिए और H को ऊपर, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा, अल्फा राइबोज। और हमको अल्फा राइबोज से मतलब, इसीलिए तुम देखना जहां भी एनसीईआरटी में किताबों में जहां लिखा रहेगा राइबोज, कौन राइबोज यानी न्यूक्लिक एसिड वाला, तो ऐसा ही OH ऊपर होगा, H नीचे। अब देखो, इसी का नाम है राइबोज। अब इसको कैसे बनाएंगे? एकदम सेम, एकदम सेम, सिर्फ नाम है डीऑक्सी, सब कुछ क्या है? राइबोज। अच्छा यही है, लेकिन डी मने क्या? डी मने के बिना, ऑक्सी मने ऑक्सीजन। ऐसा राइबोज जिसमें से एक ऑक्सीजन को खींच के फेंक दो, ऐसा राइबोज जिसमें से एक ऑक्सीजन को फेंक दो, बन जाएगा डीऑक्सीराइबोज। लेकिन ऑक्सीजन कहां से फेंकें? एक ऑक्सीजन यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है। हम कहां से फेंके? तो यहां से 2 प्राइम कार्बन पर जो OH है, 2 प्राइम कार्बन पर जो OH है, वहां का O को फेंक दो, तो बन जाएगा ये। देखो सब कुछ सेम मैं बना रहा हूं, आप देखना, सब कुछ सेम बनाऊंगा। देखो ऐसे 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 ऐसे। अब देखो, कार्बन का नाम भी मैं सेम लिखूंगा, कार्बन का नाम 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, और यहाँ क्या आएगा? 5। अब देखो, यहाँ लकीर, यहाँ लकीर, यहाँ लकीर, ये बॉन्ड है। अब देखो यहाँ से क्या करूंगा? H। अब देखो, यहाँ OH नहीं लिखेंगे, O फेंक दो, इसका नाम है डीऑक्सी, ऑक्सीजन के बिना, तो H और H, और बाकी सब जगह सेम कर दो, HOH, H, और यहां पर देखो CH2OH, और यहां कर दो OH यहां। अब देखो, यही है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में क्या अंतर लगा? सिर्फ यहां सेकेंड प्राइम कार्बन पर। ये क्या है बेटे? ये सेकेंड प्राइम कार्बन है, ये सेकेंड प्राइम कार्बन है। अब ध्यान देना कि अगर मैं इस OH को नीचे कर दूं और H को ऊपर कर दूं, तो ये जगह अल्फा डी राइबोज। लेकिन हमको अल्फा डी राइबोज से मतलब, हमको बीटा से मतलब। बीटा तब कहेंगे जब फर्स्ट प्राइम कार्बन पर OH ऊपर हो, तो ये हुआ, और यहां भी ऊपर है, यही हुआ बीटा डी राइबोज, और ये हुआ बीटा डी डीऑक्सीराइबोज। लेकिन डी नहीं लिखते, बस हो गया बीटा डीऑक्सीराइबोज, यही है मतलब। तो प्यारे, ये दोनों में अंतर यही, यहां पर एक हाइड्रोक्सी कम है, इसमें एक हाइड्रोक्सी यानी एक OH ज्यादा है। अब देखो, इस दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? चलो केमिस्ट्री की बात करते हैं। इस दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? कौन रिएक्टिव होगा? ये वाला, ये वाला। क्यों? जिसके पास जितना अधिक OH,
जिसके पास जितना अधिक OH वो केमिकली उतना ही मोर रिएक्टिव होगा, और जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना स्टेबल नहीं होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना स्टेबल नहीं होगा। तो माय डियर ये देखना ना, इसमें OH थोड़ा कम है, इसमें OH थोड़ा कम है, एक OH कम है तो लेस रिएक्टिव है, और ये लेस रिएक्टिव है मतलब क्या, मोर स्टेबल है। ये क्या है? अब चलिए अगला। तो अभी तक आपका 2 क्वेश्चन का जवाब मिल गया। फॉस्फोरिक एसिड क्या है जवाब सीख गए, H3PO4। पेंटोज शुगर मिल गया, राइबोज डिऑक्सी राइबोज, राइबोज में बीटा डी राइबोज और डिऑक्सी राइबोज में बीटा डी ऑक्सी राइबोज। आंसर अब बच गया 1 एन बेस। एन बेस क्या है? तो अब मैं एन बेस का जवाब दे रहा हूं, यहां लिखना है एन बेस। अब देखिए ये एन बेस 2 प्रकार के होते हैं। एन बेस 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम प्यूरिन, प्यूरिन एन बेस, एन का फुल फॉर्म नाइट्रोजनस बेस, और एक होता है पायरिमिडीन एन बेस, पायरिमिडीन एन बेस। अब देखो ध्यान से, इसका एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, इसका एग्जांपल एडेनिन, और एडेनिन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ए। एक एग्जांपल क्या है, ग्वानिन, और ग्वानिन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, जी। चलो इसका 3 एग्जांपल, एक का नाम साइटोसिन, और साइटोसिन को क्या लिखते हैं, सी, और क्या थायमीन, और थायमीन को लिखते हैं टी, और एक होता है यूरासिल, यूरासिल को लिखते हैं यू। माय डियर हमने आपको समझाया भी था कि इसको याद करने का तरीका है कि अगर मैं बोलूं ये 5, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, ये 5 नाइट्रोजनस बेस है। 5 में 2 है प्यूरिन, 5 में 2 है प्यूरिन, और 3 है पायरिमिडीन। अब इसको रटने का तरीका बता रहा हूं, जो मैंने बताया भी था। एजी पूरी बन गया, खा लीजिए ना। एजी किचन से बोल रही है पत्नी, एजी सुनिए ना, पूरी बन गया गरम, एजी पूरी बन गया, एजी पूरी बन गया। तो एजी मतलब क्या, ए बने एडेनिन, और जी मने क्या, ग्वानिन, और पूरी मने क्या, प्यूरिन। आज के बाद कोई पूछेगा कि 5 में से कौन कौन प्यूरिन है, तो बोला एजी, एजी। ए मने एडेनिन, जी मने, यहां से एक क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव मैंने अभी कहां बोला था याद है ना, 1 न्यूक्लियोटाइड बराबर 1 पेंटोज शुगर प्लस 1 एन बेस प्लस 1 फॉस्फोरिक एसिड। और अभी मैंने क्या बोला, एजी, प्यार से सटू। देखो यहां CTU, बातचीत नहीं, CTU सटू, CTU सटू, प्यार से सटू, प्यार से, एजी पूरी बन गया, गरम गरम सटू प्यार से। सी मने बोलो, टी मने बोलो, यू मने बोलो, आप प्यार मने बोलो, पायरिमिडीन। पूरी मने बोलो, प्यूरी। तो याद रहेगा ना। अब यहीं पर सुनो, जो अभी ये हुआ एक बात, अब बता रहा हूं दूसरी बात, एक बताऊंगा तीसरी बात। इस तीनों में से एक क्वेश्चन रहेगा, फिक्स है, रहना है 2 तारीख को। एक बात समाप्त, एग्जाम्पल। दूसरा चीज एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, ये चारों डीएनए में पाया जाएगा, डीएनए में पाया जाता है, लेकिन यूरासिल पाया, लेकिन यूरासिल इज एब्सेंट इन डीएनए। यानी इस पांचों में से कौन कौन एन बेस डीएनए पाया था, जल्दी बोलो। AGCT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और यूरासिल नहीं पाया जाता है। किसमें? डीएनए में नहीं पाया जाता है। और चलो अब जो AGCU, देखो ये तीनों कॉमन है। AGCU आरएनए में पाया जाता है,
आरएनए में पाया जाता है, लेकिन टी जो है टी इज एब्सेंट इन आरएनए में इस पांचों में से क्या नहीं पाया जाता है? तो थायमिन। इस पांचों में से डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? तो एक बात ये हुआ, एक बात ये हुआ, अभी तीन नहीं पूरा, अब तीसरा और आखिरी बोल रहा हूं, और इस तीनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है। तीसरी बात बता रहा हूं, ये दूसरी बात हुआ, ये पहली बात हुआ। तीसरी बात, एडेनिन थायमिन से पेयरिंग करेगा। जैसे ही एडेनिन के सामने में थायमिन आता है तो बर्दाश्त नहीं होता है, प्यार हो ही जाता है, दोनों सटिए जाएगा। लेकिन सटेगा कैसे? किस बॉन्ड से? हाइड्रोजन बॉन्ड से। किस बॉन्ड से? तो एडेनिन थायमिन से पेयरिंग करेगा बाय द हेल्प ऑफ हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स? 2। एडेनिन क्या करेगा? थायमिन से, और थायमिन एडेनिन से। देखो ऐसे, एडेनिन पेयरिंग करेगा थायमिन से, या इसी को बोलो थायमिन करेगा। एक के बात हुआ जी, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 2। हेयर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, हेयर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि जो बेस बेस का पेयरिंग हो रहा है, नाइट्रोजन बेस का पेयरिंग होता है, वो किस बॉन्ड से? कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, फलाना ठिकाना, और एक रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या मारिएगा? याद रखिएगा। अगला, अब चलो, और यहां बोलो अगला, सी जी से करेगा, और जी एक के बात हुआ। साइटोसिन पेयर्स विथ ग्वानिन, या ग्वानिन पेयर्स विथ साइटोसिन, बट कितने? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। लिखना यहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयरिंग होगा, दोनों के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा। अब देखो याद करने का तरीका, एबीसी में सी केमा पोजीशन में है? एबीसी में सी केमा पर है? तीसरा पर है। इसका मतलब है क्या बनेगा? 3 बॉन्ड। चलिए, और उसके बाद अगर वहां 3 है तो यहां 2 है, तो ए टी टी ए एडेनिन थायमिन से करेगा, या थायमिन एडेनिन से। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 2। और ग्वानिन साइटोसिन से करेगा, या साइटोसिन ग्वानिन से, बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखना। अब यहां में से एक क्वेश्चन फिक्स है। अब एक क्वेश्चन कैसा आता है 12वीं के बोर्ड में, ध्यान देना। कहेगा नीचे दिए गए में से कौन लाइन गलत है? ध्यान देना सब आदमी, नीचे दिए गए में से कौन लाइन गलत है? क्वेश्चन है, चॉइस नंबर ए। अब तुम लोग बताना। इसमें से कौन लाइन गलत है? अब मान लो 12वीं के बोर्ड में 2 तारीख को यही क्वेश्चन आ गया कि नीचे दिए गए में से यही कौन गलत है। अब देखो ध्यान से, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है, कहीं से कोई खांसी। लेकिन अब देखो ये वाला, जनरली दुनिया में जितने भी डीएनए, गौर सुनिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया में जितने भी डीएनए हैं वो सभी डबल स्टैंडर्ड होते हैं। क्या होते हैं? कुछ डीएनए को छोड़कर, जो अभी अभी बताए थे, कौन? 5x174। 5x174 एक ऐसा बैक्टीरियोफाज वायरस है जिसका डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। उसमें कितना होता है? 5386 न्यूक्लियोटाइड। और बाकी और भी 2 है डीएनए। बाकी दुनिया का सारा डीएनए, डी से डीएनए, डी से डबल स्टैंडर्ड, और डी से डॉक्टर डी कुमार कह रहा है, डी से दरभंगा में कह रहा है। ये याद रखो। तो इसीलिए क्या होता है, दुनिया में जितने भी डीएनए होते हैं वो क्या होते हैं? डबल स्टैंडर्ड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं। बस वही एक की कुछ हुई से 5 गुने। अब चलो आरएनए में, दुनिया में जितने भी आरएनए हैं सब सिंगल स्टैंडर्ड है, एक्सेप्ट एक हाथ जगह छोड़ के, रियो वायरस, उसमें आरएनए डबल स्टैंडर्ड होते हैं। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सुनो, कभी कभी आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड हो जाते हैं। अब सोचो, अगर आरएनए डबल स्टैंडर्ड होगा, अगर डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, तो आप कह रहे हो कि सर सी के सामने जी, अगर यहां सी है तो 3 बॉन्ड, अगर जी है तो क्या? सी, अगर ए है तो टी, अगर टी है तो ए,
ए है तो टी, सी है तो, लेकिन मैं अब यहां कह रहा हूं, मान लो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, गौर सुनना, डीएनए नहीं। अब देखो अगर सी है तो जी, जी है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर ए है तब क्या होगा? ली लुट्टा, यहां तो टी बोलेंगे नहीं, क्योंकि आरएनए में टी पाया, आरएनए में थायमिन पाया, तो इसीलिए थायमिन की भरपाई कौन करेगा? यूरैसिल। इसे जहां जहां ए आएगा वहां वहां यू, या जहां जहां यू रहेगा वहां क्या आएगा? ए, और इसके बहुत बीच में वही डबल बॉन्ड रहेगा। इसका मतलब है कि अगर आप जानते हो कि ए टी से पेयरिंग करता है, तो आज एक बात ये भी जान लो कि ए यू से भी पेयरिंग करता है, ये डीएनए में और ये आरएनए में। इसीलिए ये लाइन भी सही है, ये लाइन भी सही है, ये लाइन भी सही है, और ये बेतु की बातें हैं, ये महाबेतु का है कि यूरैसिल पेयरिंग विथ थायमिन, थायमिन प्लस महाघटिया। तो इसीलिए आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? नीचे दिए गए में से कौन गलत है? और परीक्षा में बच्चा फंसता कैसे? और हमने बात पूछ जाता, सर यो ये तो ठीक है, ये ठीक है, हम जो है झट से मार दिलिए एकरा, किया तो ये तो बड़ा सिंपल बात है कि ए तो ट्यूशन करे छे, एम देने रही यू से हम देखलिए मार दिलिए, सर यो सोचियो ये छोड़ा फंस से, कलिए तू फंस गली, कल कहाँ है? करिए तोरा एगो चॉइस और नहीं दिख लो जो साफ घटिया टाइप करे, एगो चॉइस तो और तरह जो महा घटिया टाइप, वो क्या देख ली? कल के नहीं हमें सोच लिए कि ये तो ट्यूशन करे छे, ये कहाँ से ली? तो पक्का गड़बड़ छो भाई एकरे अम्मा। तो माय डियर, मैंने आपको पहले बता दिया, अगर ऐसा एग्जाम आ गया तो डरना नहीं, और ये आने का संभावना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बेसिक बातें बताई। आप चलते हैं, आपको कितना टाइम हो गया? तो टाइम हो चुका है, टाइम हो चुका है। आप बेसिक बातें ज्यादा नहीं बताने वाले हैं, और कल हम लोग आगे बढ़ जाएंगे अपने क्वेश्चन पर, ठीक है? ठीक, थैंक यू।